बिहार में एक बड़ा तबका ऐसा है जो जल्दी से जल्दी सरकारी नौकरी पाना चाहता है और ऐसे में जब वो बोर्ड पास करते हैं तो प्रतियोगिता जगत में गणित पेपर एक बहुत मायने हो जाता है क्योंकि मतलब अर्थमेटिक्स का बहुत सारा पोर्शन वो होता है। वहाँ पे भी टाइम फैक्टर हो जाता है, ट्रिकी अप्रोच लगाना पड़ता है। वो कहते हैं ना, बुनियाद जो पहली है वो कंसेप्ट ही है। अगर आप बगैर कंसेप्ट के वो ट्रिकी है तो बहुत वो मुझे कि एक प्रकार से आप उसे कह सकते हैं कि वो एक सुसाइड टाइप का है। अगर आपके पास अगर कंसेप्ट नहीं है तो ट्रिक बहुत मुश्किलाहट में डालेगा। और तो बोर्ड परीक्षाओं का समय नज़दीक आ गया है और ऐसे में अलग अलग विषयों के शिक्षकों से हम बात करते हैं और वो चीज़ें आप तक पहुंचाते हैं। इसी संदर्भ में आज हम अगली वीडियो श्रृंखला की शुरुआत कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ जायसवाल और अगली वीडियो श्रृंखला में आप सभी दर्शक बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ क्षेत्र के जाने माने शिक्षक मिस्टर उमा शंकर सर हैं और नो डाउट कि गणित की बुनियादी चीज़ें, गणित के कॉन्सेप्ट मैंने इनको बचपन से पढ़ाते हुए देखा है क्षेत्र में और क्षेत्र के लोग भी इनसे काफ़ी ज़्यादा परिचित हैं और बच्चों में ये काफ़ी लोकप्रिय हैं। आपका हमारे वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बोर्ड परीक्षाओं का सिलसिला चल रहा है और इसी सिलसिले में वीडियो के इस कड़ी में हम बात करेंगे बोर्ड परीक्षाओं में जो हमारा एक सब्जेक्ट है गणित, उसके ऊपर। गणित एक ऐसा विषय है जिसपे लगभग 50% जो बच्चे होते हैं, अगर औसतन एक आंकड़ा लिया जाए तो उनको एक डर सा लगा रहता है कि गणित पेपर की तैयारी कैसे की जाए। तो सबसे पहले पहला प्रश्न इसी से हो जाए कि गणित एक सब्जेक्ट और उस सब्जेक्ट में ये स्कोरिंग पेपर है, तो इस विषय को लेकर भय कैसे हटे? सबसे पहले तो जो आपके चैनल के माध्यम से इसे सुन रहे हैं, मैं उन सबों को आने वाली परीक्षा के लिए पहले तो शुभकामना देता हूं कि उनकी परीक्षा बेहतर जाए। और आपने जिक्र किया कि ये बड़ा स्कोरिंग सब्जेक्ट है और कैसे स्कोर को बेहतर किया जाए, तो मैं अपनी ओर से सभी छात्र छात्राओं से जो बोर्ड की परीक्षा दे रहे हैं उनसे एक आग्रह करेंगे कि अब जो समय बचा है इसमें कुछ नया जानने का प्रयास ना कर, जो जाने हुए हैं, जिसको उन्होंने पढ़ा है उसको थोड़ा बेहतर ढंग से उसको देखें। स्वाभाविक है, अगर उन्होंने अपना नोट्स बनाया या शॉर्ट नोट्स बनाया या फिर गणित है तो उन्होंने की फार्मूला सबको इकट्ठा किया होगा, कुछ थ्योरम इकट्ठे किए होंगे, उसको देखें। और चूँकि अंत समय में आप जब तैयारी कर रहे होते हैं तो किसी एक किताब को पूरी तरह से पढ़ने में थोड़ी परेशानी हो सकती है, इसलिए आप टेक्स्ट बुक, बिहार सरकार की जो टेक्स्ट बुक है उसमें क्वेश्चन की संख्या भी कम है, तो उसके एग्जाम्पल और एक्सरसाइज दोनों को देखें, ध्यान से देखें और एक टाइप पे कम से कम अधिकतम कोशिश करें कि हम कितना उसको अपने पकड़ में रख सकते हैं, इसलिए उस पर ध्यान दें। और समय सर काफ़ी कम बचा हुआ है और ये अल्प अवधि और बोर्ड परीक्षा, इन दोनों के अगर बीच की कड़ी को देखा जाए तो बहुवैकल्पिक वाले जो प्रश्न होते हैं वो ज़्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कैसे विद्यार्थी मतलब तैयारी करे कि वो अधिकाधिक अंक प्राप्त कर सके? कोरोना काल के बाद के समय से ऐसा हुआ है कि क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन की संख्या दुगनी होती है और विद्यार्थी को उनमें आधे प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव का हो या फिर सब्जेक्टिव हो। तो इस स्थिति में अगर किसी विद्यार्थी को ऐसा लगता है कि पूरा विषय मतलब पूरा पोर्शन ठीक ढंग से हमारे मतलब उस पर उसकी पकड़ कमजोर है, तो उनको चिन्हित करें जिस पर उनकी पकड़ बहुत मजबूत है। अब उसी को देखें, क्योंकि दोगुने प्रश्न हैं तो आप उसी से आप अगर चाहें, यानी कहने का अभिप्राय कि थोड़ा सा संतुलन स्थापित करने की आवश्यकता है। और अब सपोज करिए कि अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, अर्थमेटिक, तो आपको इसमें से अगर 4 या फिर जो मेंसुरेशन है, सांख्यिकी है, प्रोबेबिलिटी है, तो इनमें से अगर जो पोर्शन बहुत बहुत बेहतर है, 3-4 अगर 1-2 न भी हैं तो आप जो 4-5 हैं उसको थोड़ा चिन्हित कर लें और क्वेश्चन बैंक से थोड़ा देखें कि उसका रेशियो कैसा रहता है, ताकि आप 50% जो ऑब्जेक्टिव है उसका कर सकें और 50% जो इसमें भी हैं तो उसमें भी चूंकि क्वेश्चन की संख्या दूनी ही रहती है। तो पहले विकल्प सौरभ जी थोड़ा सा होता था कि थोड़ा सीमित थे,
लेकिन अब पिछले कुछ वर्षों से ऐसा हो रहा है कि विद्यार्थी के सामने ऐसा, तो जरूरी है केवल मैथमेटिकोफोबिया जो एक आ जाता है उससे थोड़ा सा दूर रखने की, ज़्यादा चिंता ना करें, चिंतन पे काम करें, और वो चिंतन पर समय अगर देंगे तो मुझे लगता है कि उनका एग्ज़ाम बेहतर जाएगा। और फिर से मैं एक बार ज़रूर कहना चाहूँगा कि उनको अभी कुछ जो टॉपिक छूटा हुआ है तो उसे मुझे नहीं लगता है कि बहुत जानने की ज़रूरत है। जितना अगर उन्होंने अब अर्थमेटिक, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, इनसे उनको पता होगा ही। एक मॉडल पेपर जब पलटते हैं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं तो उनको पता चलता है कि इसमें से किस विषय से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने अंक के रहे हैं। और अब जब आप ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर उनको अगर मेंसुरेशन का वेटेज अगर 15 नज़र आता है तो उसको दोगुना करके देखिए। अब चूंकि उसमें 30 अंक है तो आप केवल मैंसुरेशन को अगर आप बेहतर करते हैं तो उससे आप इस प्रकार का, तो बस थोड़ा सा ध्यान ये देखना है कि दिमाग लगा करके एक अपना प्लानिंग करें हो कि हमें कैसे किस पोर्शन को टच करना है। अगर उतना कर पाते हैं तो मैं समझता हूं कि उनका एग्जाम बेहतर जाएगा। और एक बेहतर एग्जाम जाता है तो स्कोर तो आने ही होते, वो तो कुछ स्कोर का क्या है, बेहतर एग्जाम जाना चाहिए पहले। बोर्ड परीक्षा और गणित पेपर की तैयारी, ऐसे में हम बात कर रहे हैं क्षेत्र के जाने माने शिक्षक उमाशंकर सर के साथ। बने रहिएगा वीडियो में। दर्शकगण, अगर आप ये वीडियो देख पा रहे हैं और आप गार्डियन हैं तो अपने बच्चों तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइए। आगे भी हम बात करते रहेंगे। सर, एग्जामिनेशन हॉल में जब बच्चे जाते हैं तो पेपर लिखने के क्रम में क्या गणित के पेपर के लिए क्या कोई स्पेसिफिक तरीका होता है, जैसे वो लिखे, मतलब साफ सुथरा लिखे, या प्रश्न में क्रमवार वो किस तरीके से बनाए, या फिर कॉन्स्ट्रक्शंस का जब कंस्ट्रक्शन आता है रचनाएं बनाने के लिए, तो क्या कुछ में ऐसा कोई तरीका लिखने का, क्या कोई पर्टिकुलर रूल रेगुलेशंस? जी बिल्कुल, सॉल्यूशन लगभग लोग समान करने के बाद भी अंक अलग अलग पाते हैं। तो इसका एक कारण है कि आप किस प्रकार से उसे अपने उत्तर पुस्तिका में लिख पाते हैं। उत्तर पुस्तिका कितना सुव्यवस्थित, सुसज्जित हो जाती है। तो ओएमआर को अगर हम छोड़ दें, ओएमआर में तो है आप कलर ठीक से करें, बॉक्स प्रॉपर हैं, उसमें आपका ऐसा ना हो कि डबल बॉक्स कलर हो, उसका ध्यान आपको रखना है। और उसके बाद मैक्सिमम कोशिश करनी है कि कलरफुल किया जाए ताकि किसी तरीके की कोई ऐसा ना हो। अब जब उत्तर पुस्तिका की बात है तो हम देखते हैं कि उसमें कॉलम लोग छोड़ते हैं, उसमें चौथाई जिसे हम लोग कहते हैं कि चौथाई छोड़ा जाता है। तो अपना आंसर करने के क्रम में देखना है कि दूसरा और तीसरा जो कॉलम है उसमें वो अपना सॉल्यूशन करें और चौथा कॉलम के लिए रफ के लिए छोड़ें। पहला को तो आपको टच नहीं करना है, दूसरा तीसरा को करें और चौथा पर जहां रफ वर्क होता है, और रफ वर्क करने के बाद वो जिस प्रश्न का उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं उसका रफ उसके बगल में करने के बाद कोशिश करें उसे घेर के एक बार क्रॉस करें। बहुत ज़्यादा क्रॉस करने की जरूरत नहीं, एक बार कर दें। ना भी कर पाएं अगर तो रफ वर्क को घेर दें। और जो रचना की बात आपने की है उसमें बहुत ध्यान में रखना है, बारीकी से अपने पेंसिल, अपने कटर वटर यानी चीज़ों का पेंसिल का इस्तेमाल करें और उसको स्वच्छ। देखिए, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना बहुत जरूरी नहीं होता है, जरूरी है कंस्ट्रक्शन साफ साफ हो। और जब साफ साफ कंस्ट्रक्शन है तो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन आप लिखते हैं तो मतलब एक तरह से कहा जाए कि एक एडिशनल चीज़ें हैं, ऐसा कुछ बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप उसको लिखें, इसकी ज़रूरत नहीं है। परंतु स्टेप भी लिख सकते हैं अगर आपको लगता है कि हम लिख पाएँ ठीक ढंग से तो ठीक है, अन्यथा कोशिश करिए कि आप कंस्ट्रक्शन साफ हो, उत्तर पुस्तिका शुद्ध हो, सुंदर हो, स्वच्छ हो, और गणित का है इसलिए व्यवस्थित भी हो। आपने जो एक बात कही ना कि स्कोरिंग करना, अगर आप जहाँ तक सक्षम होते थोड़ा सा अगर सीक्वेंस में, अब जैसे आपने ऐसे तो कहा जाता है कि जो हल्का आए उसको शुरू कर दीजिए पहले से बनाना, लेकिन अगर आपने हल्का यानी एक बार अगर आप 10 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए आपको अतिरिक्त मिलते हैं तो सरसरी निगाह से जब एक बार आप देख लेते हैं तो आप जरा सा दिमाग में व्यवस्थित भी कर लीजिए कि क्या मैं दूसरा के बाद पांचवा जानता हूँ और पांचवा भी जानता हूँ और दूसरा भी जानता हूँ। तो कोशिश करें पहले दूसरा का फिर बाद में पांचवा का। तो इससे थोड़ा सा क्या है कि जो शब्द हमने इस्तेमाल किया सुव्यवस्थित, तो इससे जो वीक्षक होते हैं आपके उत्तर पुस्तिका के साथ आते हैं तो उनका एक मनोविज्ञान एक दूसरा बनता है उत्तर पुस्तिका को देखकर, विद्यार्थी के प्रति एक साइकोलॉजी एक दूसरे तरह की। हाँ, और एक ही ऐसा कहा जाता है कि अगर एक ही वीक्षक को कॉपी को अगर डिफरेंस यानी ये सेम चीज़ लिखा हुआ कॉपी भी अगर दे दिया जाए तो कॉपी की
जो व्यवस्था है, कॉपी की जो सुंदरता है, इसके कारण शिक्षक का मनोविज्ञान भिन्न भिन्न बनता है और मार्क्स बदल जाते हैं। तो हम दो विद्यार्थी समान लिखने के बाद भी स्कोर अलग अलग। कई बार ऐसा होता है और मैंने ऐसे विशेष बच्चों को भी देखा है जो गणित विषय में 100% अंक तक लाते हैं। जी बिल्कुल। ऐसे में जब वो परीक्षा भवन में जाते हैं, परीक्षा हॉल में जाते हैं, और कई बार ऐसा होता है, जैसे मेंसुरेशन ले लीजिए या फिर स्टैटिस्टिक्स ले लीजिए, उसमें वो प्रक्रियाओं को कर रहे और सारी प्रक्रिया करने के बाद लास्ट टाइम में जब आंसर निकालना होता है तो गुना में, भाग में वो एक कॉमनली वो गलत कर देते हैं और आंसर उनका गलत हो जाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से ये बातें पहुंचनी बहुत जरूरी हो जाती है कि जब छोटी सी चीज मतलब गुना या भाग करने के बाद जब अंतर हो जाए, मतलब आंसर गलत आ जाए लेकिन हमारी सारी प्रक्रियाएं सही हो, तो क्या अगर 5 नंबर का है तो वो 5 में से पूरे नंबर कट जाएंगे या फिर मिलेंगे? ये बिल्कुल इस संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा कि बिहार बोर्ड भी जब मार्किंग करता है सर, तो स्टेप बाय स्टेप करता है और इसमें जो अंतिम अंक हैं, अंतिम में जो उत्तर अंक कहा जाता है, उसके लिए बहुत अंक, 5 अंक वाले में अधिकतम 1 अंक निर्धारित ही होते हैं। इसी आधार से आपको 4, 4.5 मिल ही जाते हैं। दूसरी बात है कि अगर मैं समझता हूं कि विद्यार्थी अगर कैलकुलेशन कर रहा हो और अंतिम कैलकुलेशन तक न पहुंचने की स्थिति में हो लग रहा हो, तो प्रश्न के अंत में क्वेश्चन में लगभग लिख दे थोड़ा सा, चलो भाई कि भाई हमारा लगभग में ये चीजें होगी, और थोड़ा बहुत हो जाता है जैसा आपने कहा गलत। इसीलिए कहा जाता है कि रफ वर्क बगल में करिए। अगर रफ करने वाला तो वीक्षक अगर थोड़ा सा जब देखते हैं, मैं समझता हूँ कि ईमानदारी से देखते ही हैं, तो जब वो देखते हैं तो देखते हैं रफ वर्क किया हुआ है तो उनको लगता है कि उसने 135 को अगर 46 से गुना किया है तो गुना तो कर रहा है, गुणनफल में गलती हो गई है। तो इस स्थिति में वो थोड़ा सा रहते हैं और थोड़ी समस्या आजकल जो परीक्षा हॉल की जो दशा होती है उससे भी हो जाती है। तो मैं चाहूँगा इस संदर्भ में कि जो विद्यार्थी थोड़ा संतुलन स्थापित करें एग्जामिनेशन हॉल में, और इस माध्यम से मतलब आपके माध्यम से मैं उन्हें एक आग्रह करना उनसे चाहूँगा कि वक्त है तो अभी संयमित रहें, सब कुछ का संतुलन स्थापित करें, खान में, पान में, रहन में, शहन में, बाहर घूमने फिरने, थोड़ा सा दिमाग पे अतिरिक्त दबाव भी नहीं डालना है, क्योंकि रिजल्ट जो होता है सर, परीक्षा परिणाम जिसे कहते हैं, वो तमाम तरह की परीक्षा है। अपने को दुरुस्त रखना ये भी एक इम्तिहान का ही हिस्सा है, मानसिक रूप से अपने को फिट रखना ये भी एक इम्तिहान का हिस्सा है। तो आप एग्जामिनेशन हॉल में जब जाते हैं तो आपकी तैयारी बरस भर की है वो भी जाती है, इसलिए आवश्यक है अपने कंसंट्रेशन को बहुत बहुत ध्यान में रखें, उसको थोड़ा लूज नहीं होने देना है, इसको ध्यान में। अब जैसे यहाँ पे स्थितियाँ ये हो जाती है, चूँकि वीडियो में परिचर्चा चल रही है गणित विषय की, जो 12th क्लास के बच्चे हैं जिनका भी बोर्ड एग्जाम अभी आने वाला है, तो अगर देखा जाए तो कैलकुलस एक पार्ट हो गया, 3D एक पार्ट हो गया, और 3D में अगर देखा जाए या फिर प्रोबेबिलिटी में ही ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं जहाँ पे अगर थोड़ा सा ध्यान अगर आपका भंग हुआ तो बहुत सारी ऐसी सिमिलरिटीज होती हैं जहाँ पे गलतियाँ हो जाने की गुंजाइश रहती हैं। तो ऐसे में 12th क्लास के स्टैंडर्ड को ध्यान में देते हुए उनसे क्या कहना चाहेंगे? 12th क्लास के लिए सौरभ जी मुझे लगता है कि 10th से ज़्यादा ऑप्शन खुले हैं, क्योंकि अभी आपका क्या है कि अभी आपने जैसा जिक्र किया कैलकुलस, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट, 3D, प्रोबेबिलिटी, वेक्टर, तो विद्यार्थी को ये अच्छी तरह से पता है कि कैलकुलस से अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कैलकुलस, अलजेब्रा, वेक्टर, प्रोबेबिलिटी, 3D, ट्रिग्नोमेट्री बहुत आवश्यक नहीं है कि आप पूरे के पूरे को आप बहुत कर लें। कैलकुलस को थोड़ा सा फोकस करिए, और उसके बाद अलजेब्रा, और तत्पश्चात आपका अगर आपको वेक्टर लगता है तो वेक्टर, प्रोबेबिलिटी का। 3D में कैलकुलेशन थोड़ा अधिक होते हैं, हाँ, लेकिन क्वेश्चन के ऊपर देखा अगर हो सकता है, मैं जब बात कर रहा हूँ तो 3D के उन कैलकुलेशन का जिसमें कि ज़्यादा लंबे, लेकिन हो सकता है कि क्वेश्चन कहीं हल्का हो, तो क्वेश्चन में पहले माइंड मतलब एक कहता है ना कि बहुत ज़्यादा अपने पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर एग्जामिनेशन हॉल में नहीं जाना चाहिए कि मैं अलजेब्रा से ही उत्तर दूंगा, हो सकता है कि प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन बहुत हल्का हो, तो एक बार जरूर देखें, लेकिन अपने मजबूत पक्ष को हमेशा ध्यान में रखें। अगर आपका मजबूत पक्ष अलजेब्रा है, मजबूत पक्ष का कैलकुलस है, तो उत्तर अधिकतम इससे देखें, परंतु फिर भी दूसरे प्रश्न को भी देखें। ऐसा कई बार क्या होता है कि उसको साफ ही नहीं देखना, ऐसा नहीं है। अगर आज स्टूडेंट
गणित को 2-3 घंटे 3 घंटे अगर गणित पर दे रहे हैं एक दिन में, तो अपने मजबूत पक्ष पर 2 घंटे 2.5 घंटे दें अभी, लेकिन आधा घंटा 40 मिनट उनको भी थोड़ा सा, उसका भी तो कुछ ऐसा होगा जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसको कम से कम देख लें। मॉडल पेपर 10 पीछे जो 10 वर्षों का जो प्रीवियस क्वेश्चन बैंक में से देखें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करें, हमें लगता है कि उनके एग्ज़ाम बहुत बेहतर जाएंगे। और दूसरी बात है कि जो भी चल रहा है और इसी पैटर्न पर एग्ज़ाम इस बार भी होने वाले हैं, दोगुने विकल्प उनके पास हैं, तो 10th की तुलना में 12 वाले के लिए आसान सा मुझे लगता है कि स्कोर करने में थोड़ा सा बेहतर वो कर सकते हैं। 12th पास आउट करके जो बच्चे गणित के साथ जाते हैं उनके लिए तो इंजीनियरिंग का फील्ड एक बहुत बड़ा ऑप्शन हो जाता है। बिहार में एक बड़ा तबका ऐसा है जो जल्दी से जल्दी सरकारी नौकरी पाना चाहता है, और ऐसे में जब वो बोर्ड पास करते हैं तो प्रतियोगिता जगत में गणित पेपर एक बहुत मायने हो जाता है। और ऐसे में सर खास के जब प्रतियोगिता जब कॉम्पिटिटिव जो हम लेते हैं 12th के बाद जो कंपटीशन होता है उसमें अगर गणित पेपर की अगर हम बात करें तो उसमें एलसीएम हो गया, एचसीएफ हो गया, पानी टंकी नल वाला सवाल हो गया, जब कुछ देर पहले बता भी रहे थे, तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, मतलब अर्थमेटिक्स का बहुत सारा पोर्शन वो होता है। वहाँ पे फिर टाइम फैक्टर हो जाता है, ट्रिकी अप्रोच लगाना पड़ता है। तो ये मैथमेटिक्स और एकेडमिक वाला मैथमेटिक्स कितना अलग? देखिए, वो कहते हैं ना, बुनियाद जो पहली है वो कंसेप्ट ही है। अगर आप बगैर कंसेप्ट के वो ट्रिकी है तो बहुत वो मुझे कि एक प्रकार से आप उसे कह सकते हैं कि वो एक सुसाइड टाइप का है। अगर आपके पास अगर कंसेप्ट नहीं है तो ट्रिक बहुत मुश्किलाहट में डालेगा। और जब आपके पास कंसेप्ट है तो जब टाइम आप देंगे ना तो कंसेप्ट के कारण वो जो ट्रिक है वो रास्ता धीरे धीरे आप खुद ढूंढ लेते हैं। कैलकुलेशन थोड़ा मजबूत कीजिए, कैलकुलेशन प्रयास से ही हो पाता है, बगैर प्रयास के नहीं हो सकता है। हाँ, थोड़ा सा तो ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आप 12 करने के बाद जब आप कंपटीशन के क्षेत्र में आते हैं और आपसे अगर 10th लेवल या 6, 7, 8, 9 लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उम्मीद की जाती है कि आप एक ऑनर्स करने के बाद जब बैठते हैं तो आप उसका उत्तर 5 मिनट और 2 मिनट में ना दें, बल्कि 10 से 12 सेकंड में कैसे उत्तर दे पाते हैं इसके लिए होता है। और अभी आपने देखा होगा बीपीएससी टीआरई 2.0 के रिजल्ट आए तो उसमें जिसका कट ऑफ सबसे ज़्यादा गया वो गणित था। हाई स्कूल में 95 तक गया। तो इस तरीके से कहा जा सकता है कि गणित स्कोरिंग सब्जेक्ट है। और अगर आपको आगे प्रतियोगी परीक्षा में अगर उसको, तो पहला तो मैं चाहूँगा कि बच्चे कंसेप्ट पर बहुत फोकस करें। बिना कंसेप्ट, देखिए कई बार क्या होता है कि आप प्रॉब्लम बना रहे हैं तो प्रॉब्लम बनने लगते हैं, लेकिन उसका कंसेप्ट आपका अगर बहुत सुलझा हुआ नहीं रहता है तो अचानक प्रॉब्लम जब रूप बदल कर आता है तो आपसे थोड़ी सी परेशानी हो जाती है। परीक्षाओं का अंतिम दौर, लेकिन फिर भी बच्चे गणित विषय को सीरियसली नहीं ले पाए और अभी समय आ गया, अब क्या करें? वैसे बच्चे जिनकी गणित की तैयारी पूरी नहीं हो पाई है, बोर्ड परीक्षा का समय भी आ गया है, ऐसे में एकदम क्या करें? उन्हें बेसिक चीजें भी पता नहीं है, लेकिन अब उनके पास सपना जगह है कि मुझे पढ़ना चाहिए, तो कम से कम इस गणित वाला जो भूत है उससे कैसे निजात पाया जाए? बोर्ड परीक्षा के अभी भी मुझे लगता है कि जब 40-45 दिन के आसपास है तो दिमाग में बैठा है कि मुझे एक दिन में 2 से 2.5 अंक गणित को कैसे तैयार करना है। अब 2 से 2.5 अंक एक दिन के लिए तो उनको कुछ न कुछ में तो देना ही पड़ेगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि एक नज़र कम से कम उनको पूरी पहले तो डाल लेना पड़ेगा पूरे पाठ्यक्रम पर, और उनमें से वो सोचे कि मेरा रुचिकर क्या है, और अपनी रुचि के अनुसार समय को रखें, एक निश्चित समय दें ही। कम से कम मैं अनुरोध करूंगा 10th के स्टूडेंट 2-2.5 घंटे और 12 वाले 3 घंटे के अप्रोक्स कम से कम उसको 2.5-3 घंटा कम से कम वो दें। और 2.5-3 घंटे में सोचें ही कि 2.5-3 घंटे मुझे प्रत्येक दिन कम से कम 2.5-3 अंक लाना है। 1 घंटे में 1 अंक लाया जा सकता है सौरभ सर, बस थोड़ा सा आपका जो है किस प्रकार की प्लानिंग है, स्ट्रेटजी किस तरीके की है, ये विशेष कर सकता है। तो उसके लिए आवश्यक क्या है कि आपको चिंतन करना पड़ेगा। अब उठिए, कोई भी क्वेश्चन पे या कोई भी टॉपिक सामने आ गया और उसको लेकर के पढ़ने से बहुत फायदा नहीं। देखना यह है कि उस टॉपिक के प्रश्न पिछले वर्षों में कितने पूछे जाते रहे हैं। दूसरी बात, मैं जिसे पढ़ रहा हूँ मेरे समझ में कितना है, कितनी सहजता से उसे हम देख पा रहे हैं। और अभी भी है कि जब वो पढ़ने के लिए बैठे तो अपने 2-2.5 घंटे के बाद एक छोटा शॉर्ट नोट्स जरूर बनाएं और उसको अपने
पॉकेट में रखें, जहाँ घूम फिर रहे हैं थोड़ा सा उसको देखें, कुछ न कुछ बेसिक्स फार्मूले हैं उस फार्मूला को देखें। इसको अगर वो करते हैं, शॉर्ट नोट्स अगर नहीं बना पाते हैं तो दिक्कत हो जाती है क्या कि अब वो एग्जामिनेशन की रात्रि में, कल एग्जाम है और आज रात्रि में, तो पूरा का पूरा वो नहीं पढ़ पाते। लेकिन अगर उस पर्ची छोटा छोटा शॉर्ट नोट्स का अगर होगा तो एग्जामिनेशन के जो प्रीवियस यानी जो पिछला रात होता है उस रात में वो आसानी से उसको जो है सो कर पाते। तो मेरा अनुरोध होगा कि अभी भी ऐसा ना सोचना है कि हमारा बहुत समय लॉस कर गया है। अभी भी आपके पास 40-45 दिन है, और 45 दिन को अगर कम नजर आ रहा है तो उसे घंटा में कुछ तब्दील कर दीजिए, थोड़ा लंबा नजर आएगा। 45 दूना 90 मानिए, 45 तिहाई 135 करिए, 135 घंटा पढ़िए, 135 घंटे मैथ के को देना है। अब 135 घंटा में ऐसा थोड़े ईमानदारी से अगर हम देंगे, मेरा अपना मानना रहा है कि 135 घंटे ईमानदारी से अगर हम देंगे तो कम से कम 135 का आधा, वो करीब 67 होता है, लेकिन ये 70-72 अंक ऐसे आ जाते हैं सामान्य स्टूडेंट के। सामान्य से थोड़ा अगर आपकी पीछे तैयारी है तो आप आसानी से बेहतर कर सकते हैं। गणित विषय में अगर छोटे छोटे उपखंडों के बारे में बात करें तो पर्टिकुलर हम खंडों के बारे में बात करते हैं एक रैपिड फायर अंदाज में। ट्रिगोनोमेट्री की तैयारी कैसे? देखिए, ट्रिग्नोमेट्री 12 के 10th वाले स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा है, 12 वाले के लिए तो ज़्यादा बड़ा विषय नहीं है, क्योंकि 12 में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ग्राफ ही केवल उसमें पढ़ना है, तो उसका विशेष बड़ा नहीं है। और आगे बैठ इसका 10th वाले का, तो उनको भी ज़्यादा सोचना है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो और सिंपल जो उनकी ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी है उसको ध्यान दें। जब उसको ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी को ठीक से अगर बनाते हैं तो हाइट एंड डिस्टेंस एक ऐसा है जो केवल समझ में आ गया तो उसका कंसेप्ट यानी एक फिगर ठीक से अगर उतार पाते हैं, क्वेश्चन समझ में आता है, तो उसमें कुछ ज़्यादा एप्लीकेशन है। हाइट और डिस्टेंस का सिंपल सा लोग सब जो आप लोग 10th का देखते होंगे वो tan थीटा और cot थीटा का इस्तेमाल करके क्वेश्चन जो है सो लगभग बना लेते हैं, उसमें ज़्यादा कुछ बड़ा रहता नहीं। तो ज़्यादा कोशिश करनी हो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी का। इक्वेशन का जहाँ तक है तो इसमें बहुत सरल क्वेश्चन रहते हैं, सीधे मान पर रहते हैं सर, और ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें कुछ उनका जनरल वैल्यूज पूछता है। तो 11th क्या है विषय, इसलिए 10th वाले में केवल कोशिश करें ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो और ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी को ठीक करने का। और आपने बहुत बड़ा विषय बताया, 10th वाले बच्चों के लिए बहुत स्कोरिंग है वो ट्रिग्नोमेट्री एक बहुत ज़्यादा, और उसमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, इसलिए आप अगर करते हैं तो स्कोर आपको मिलेंगे। मेंसुरेशन से तो कम से कम जो है सो एक है कि मेंसुरेशन के कैलकुलेशन से वो बचा रह सकता है। और ज्योमेट्री की अगर हम बात करें तो उसमें प्रमेय जो सिद्ध करने के लिए आता है, कई बार परीक्षार्थी जो होते हैं, हालांकि पिछले कुछ दिनों से देखा जाए तो 4-5 थ्योरम ही होते हैं, उसी को घुमा फिरा के वो बार बार बोर्ड पूछ रहे हैं, लेकिन फिर भी ज्योमेट्री में एक गहन अध्ययन की जरूरत पड़ती है। तो ज्योमेट्री को कैसे संभालें? ज्योमेट्री को अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो आगे चल करके बहुत परेशानी होने वाली है। ज्योमेट्री अगर आपका अगर अंडर 10 कंप्लीट नहीं है तो बाद में चल करके आप फिजिक्स को पढ़ने में आपको बहुत असुविधा होगी, और बहुत सारे विषय हैं जिसको आप ठीक से नहीं समझ पाएंगे। और अभी ये जो 10th की बात आपने की तो उसमें सिमिलर ट्रायंगल, सर्कल, टेंजेंट टू द सर्कल, मतलब चैप्टर तो बहुत सीमित हैं, लेकिन इसके बाद भी अब थेल्स परमे का विलोम, पाइथागोरस उसका विलोम, परंतु मेरा एक अनुरोध होगा कि आप जो समरूपता से जुड़े प्रमेय हैं, खास करके होता है अब दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात, संगत मध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात, संगत शीर्षलंबों के वर्गों के अनुपात, तो अब थोड़ा सा अगर इसे कनेक्ट करके एक नज़र से अगर आप जोड़ लेंगे तो थ्योरम है कई, लेकिन आप अगर देखेंगे तो एक, और उसका उपयोग करने ऑब्जेक्टिव प्रश्न जब आप बना रहे होते हैं, अब अनुपात भुजाओं का दिया हुआ है, क्षेत्रफल निकालना हो तो आपका काम हो जाता है। तो इसलिए अगर मतलब उसका प्रमाण ना भी समझ में आ रहा हो तो कम से कम उसके कथन को एक नज़र से देख लेना चाहिए। और जो उसके बाद जो स्टार मार्क है थ्योरम, सब लोग कहते हैं अब वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है या दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई समान, और एक लोग से बहुत बड़ा चर्चित है PT² = PA × PB, और थे सिर में उनका चीजों का। तो कहने का अभिप्राय कि पूछे गए प्रश्न ही पूछे जाते। कहावत है कि भाई जो चल रहा है वही चलते रहता है, लेकिन फिर भी जो नहीं, चूंकि जो प्रश्न पत्र है जो भविष्य में है वो हमेशा अंधकार में होता है। और जो अलजेब्रा और नंबर सिस्टम, इसकी तैयारी कैसे, और कौन कौन से कुछ विशेष प्रश्न आपकी नज़रों से? अलजेब्रा में बहुपद तो पढ़े ही,
बहुपद के अलावा समांतर श्रेणी पढ़ना है, द्विघात समीकरण, लेकिन बहुपद और द्विघात समीकरण पर ज़्यादा ध्यान दें। समांतर श्रेणी को में सीधे फार्मूला बेस्ड जो क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं तो उसका करें। और नंबर सिस्टम में मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, इससे जो उलझन रहती है, कई बार अब सिद्ध करे कि √2 अपरिमेय संख्या है, तो इस तरीके से जो रहता है, तो आप एक कम से कम सिद्ध करे कि अपरिमेय संख्या है, तो उससे थोड़ा सा आप देख लें 2-3 सवाल इस तरीके। अब कभी रहता है सीधा अपरिमेय वाला √2 वाला, कभी रहता है 7 + √2, कभी 1/√2 रहता है। तो इनसे बच्चे कहाँ से भाषा लिखें, बस इतना ही। तो उनको अगर ध्यान में रखेंगे कि डिफरेंस प्रॉब्लम को अगर ना बना पा रहे हैं तो उसको बना हुआ जो प्रॉब्लम है, एग्जाम्पल है, उसको भी अगर देख पा रहे हैं तो उनको मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं होगी। और बाकी जो प्रश्न रहते हैं वो यूक्लिड, विभाजन, लेमा पर है, HCF, LCM, ये सब तो कुछ बड़ा विषय उनको नहीं लगता है। प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात करें तो इसकी तैयारी कैसे? सांख्यिकी तो सीधा मुझे लगता है कि उनको माध्य मध्यिका बहुलक के फॉर्मूला सीधे से ध्यान में रखने हैं। फार्मूला बेस्ड ही आने वाले हैं, कुछ विशेष नहीं है। हाँ, थोड़ा सा इस उलझन होती है, कई बार क्वेश्चन पढ़ने के बाद लोग, विद्यार्थी ये नहीं तय कर पाते हैं कि उसमें जो बारंबारता टेबल है या संचयी बारंबारता है, कन्फ्यूज कर जाते हैं उसमें। तो उस टेबल उसको थोड़ा सा ध्यान से देखना होता है। अब कभी लगा रहता है लिखा है 50 से कम 40 हैं, और उसी में रहते हैं 40 से कम 30 हैं, तो 40 और 50 के बीच में कितने हैं, ये थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा उनको। और उसको थोड़ा यानी इससे थोड़ा यानी क्वेश्चन को समझना जरूर पड़ेगा। यानी मेरा एक अंतिम अनुरोध होगा, यानी या विशेष अनुरोध कि आप ये समझें कि प्रश्न पत्र में जो प्रश्न है उसे जरूर समझें। गणित का सॉल्यूशन मिल जाता है, प्रश्न समझ में आ जाए तो। और पुस्तिका में प्रश्न पत्र ये 3-3.25 घंटे का है। मेरा स्पष्ट मानना है कि 3.25 घंटे अपने आप को आप पूरी तरह से अगर कहीं क्वेश्चन पेपर के साथ रख लेते हैं तो बहुत आसान नजर आने लगेगा। जो शुरू में भारी नजर आता है वो धीरे धीरे हल्का नजर आता है, लेकिन शुरू में ही अगर आप कहीं अशांत होने लगे, थोड़ा डिस्टर्बेंस महसूस करने लगे तो थोड़ा परेशानी होती है, इससे बचाएं। और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपको हमेशा निरंतर अभ्यास करना जरूरी है और नित्य नई मतलब प्रश्नों का जो सेट है उसको बनाते रहना चाहिए। दर्शकों, आशा है ये वीडियो आप तक पहुंची होगी, आपके बच्चों तक पहुंची होगी, और जो विद्यार्थी इस बार बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं उनको इस वीडियो से बहुत सारा लाभ होगा। इस वीडियो में हम परिचर्चा कर रहे थे बोर्ड परीक्षा और गणित विषय के संदर्भ में, और अब हमें सौरभ जायसवाल और उमा शंकर सर को दीजिए इजाजत। मिलेंगे अगली वीडियो श्रृंखला में। जय हिंद, नमस्कार।